हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा आर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको नाम दिख ही रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। इससे पहले हमने 8 आयोगों को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी और हम लोग सब जानते ही हैं कि हमारे यहाँ भारत में पर्यावरण को लेकर पहले से ही लोगों में जागरूकता रही है। पहले से ही लोग पर्यावरण के प्रति सतर्क रहे हैं और पर्यावरण को लेकर पहले से ही बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ये तो 2010 में लाया गया है, लेकिन इससे पहले भी 18वीं शताब्दी में भी कई आंदोलन ऐसे चले हैं जिन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया है। तो आज हम इसकी पृष्ठभूमि में यही जानेंगे कि कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलाया गया था चिपको आंदोलन, जो कि हम सभी परिचित हैं चिपको आंदोलन से। हमने पहले क्लास में पढ़ा भी है चिपको आंदोलन के बारे में। तो ये जो पहला चिपको आंदोलन चलाया गया था, यह चलाया गया था अमृता देवी द्वारा। पहला चिपको आंदोलन अमृता देवी एवं उनकी 3 बेटियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन चलाया गया था दोस्तों राजस्थान के खेजड़ी गांव से। तो इस आंदोलन में राजस्थान के रेगिस्तान में जोधपुर ज़िले का एक गांव है खेजड़ली। इस गांव का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष जो था ना, तो ये बहुत संख्या में यहाँ पर पाए जाते थे। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है इसी पेड़ से ही शुरू हुई थी, खेजड़ी पेड़ से। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है ना दोस्तों, ये गोंद के काम आता है, जो गोंद हम लड्डू बनाने के काम में लेते हैं। अभी सर्दियों के सीज़न में यह बहुत उपयोगी होता है। तो ये खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर बहुतायत पाया जाता है। तो इसी वृक्ष को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था 1730 में। अमृता देवी अपने घर में काम कर रही थी, तभी अचानक से उसे आवाज़ आई पेड़ के काटने की। तो वहाँ पर एक राजा था अभय सिंह, जिसने सैनिकों को गांव में भेजा था पेड़ों को कटवाने के लिए, क्योंकि वह एक नए महल का निर्माण करना चाहता था इसलिए। पर वहाँ पे जो अमृता देवी बिश्नोई धर्म की थी, इन्होंने पेड़ काटने के खिलाफ एक विरोध किया और उस दिन 49 गाँवों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और बहुत दिनों तक बहुत विद्रोह चला और 363 लोग जो थे इसमें शहीद हो गए थे। 363 लोगों ने अपनी जान इस आंदोलन में गंवा दी थी। इसलिए ये आंदोलन जो है बहुत ही फेमस हो गया और इसी आंदोलन से पेड़ों की रक्षा की लोगों को सीख मिली। तो ये जो बिश्नोई समाज है, ये पेड़ों की रक्षा के लिए इन्हें पर्यावरणविद भी कहा जाता है, बिश्नोई समाज को। तो दोस्तों, ये था हमारा चिपको आंदोलन 1730 में जो चलाया गया था। फिर सेकंड और दोस्तों, इसी के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने ना एक पुरस्कार शुरू किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार ने अमृता देवी पुरस्कार जो भी पर्यावरण की सुरक्षा करेगा उसके लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया। पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसे शुरू किया गया। इसके बाद फिर जब 2013 में इसे पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार इसका नाम रखा गया। तो 2013 में राष्ट्रीय अमृता देवी पुरस्कार शुरू किया गया 2013 में। तो ये पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर यह पुरस्कार लोगों में दिया जाता है। फिर जो दूसरा चिपको आंदोलन चला था वह 1975 में सुंदरलाल बहुगुणा, श्रीमती गौराबाई इनके द्वारा चलाया गया था चमोली से। तो यह भी इस आंदोलन में भी पेड़ों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा और गौराबाई और भी लोग थे इसमें शामिल। तो इन लोगों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया था और दूसरे देशों में भी इसका बहुत असर देखने को मिला, जैसे जापान, मलेशिया, थाईलैंड। यहाँ पर इस आंदोलन का भी काफ़ी जोर दिखाई दिया। इसके बाद दोस्तों 1983 में
1983 में अपिक्को आंदोलन चला। ये भी पर्यावरण पेड़ों की रक्षा के लिए यह अपिक्को आंदोलन चलाया गया था 1983 में। इसके बाद क्या हुआ, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, जो स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया था। वहाँ पर पर्यावरण सम्मेलन था स्टॉकहोम में, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। दोस्तों, इससे पहले 1950 में यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 253 में इसे जोड़ दिया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 253 इसे जोड़ा गया। फिर इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 48A में यह प्रावधान किया गया कि राज्य जो होगा वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य करेगा, है ना। राज्य क्या करेगा, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार एवं वन जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 48A में कहा गया। इसके पश्चात अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक जो होगा, हर नागरिक जो देश का होगा, वह पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 51A में कहा गया। इसके बाद दोस्तों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ चली थी कि केरल में जो सरकार थी ना, केरल सरकार पर NGT ने, जो कि हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है केरल सरकार पर। क्यों लगाया है, क्योंकि वहाँ पर वेम्बनाड और अष्टमुंडी में बड़े प्रदूषण की रोकथाम एवं जांच करने में यह केरल सरकार जो थी वह असफल रही थी। इसलिए उनके ऊपर वहाँ पर प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था, इसलिए वहाँ केरल सरकार पर जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है उसने 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये हाल ही की खबर है। अब हम देखते हैं दोस्तों, एक बार हम इसे नोट्स में देख लेते हैं। अब चलिए, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शुरुआत मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण से लेकर चिपको आंदोलन 1730 में पहला चलाया गया अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। फिर दूसरा चिपको आंदोलन आया 1975 में सुंदरलाल बहुगुणा गौराबाई के नेतृत्व में। फिर तीसरा अपिक्को आंदोलन चलाया गया 1983 में। फिर चौथा आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 253 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इसे जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण को। फिर अनुच्छेद 48A में कहा गया कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा राज्य। इसके बाद अनुच्छेद 51A में कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा का दायित्व प्रत्येक नागरिक का होगा। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323B में संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण और श्रम विवाद में कानून बनाने की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 323B याद रखिएगा, अनुच्छेद 323B प्रदान करता है पर्यावरण और श्रम विवाद में कानून बनाने की शक्ति। तो इसी अनुच्छेद 323 के तहत जो हमारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून 2010 लाया गया, 2010 का गठन किया गया एवं NGT की स्थापना की गई। तो इसी अनुच्छेद के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323B के तहत, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जो संसद होगी, तो संसद को श्रम विवाद और पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी और इसी के तहत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून 2010 लाया गया और इसी के तहत एनजीटी की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख 1977 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। अब इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। 48A में यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि देश एवं राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात कही गई है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A तो हमने पढ़ा अभी, लेकिन 51AG भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए कार्य करे एवं जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखे, वन, झील, नदियाँ, वन जीव के प्रति दया भाव रखें। तो ये कहा गया है 51AG में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामान्य परिचय के बारे में, जिससे कि हमें क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रकृति है सांविधिक व अर्धन्यायिक निकाय, है ना। सांविधिक व अर्धन्यायिक निकाय है। आधार इसका क्या है? तो आधार है इसका राष्ट्रीय हरित अधिकरण कानून 2010। इसके तहत यह लाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 कानून 2010 के तहत इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा। पर्यावरण से संबंधित मामलों का निपटारा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय मुख्यालय जो इसका है वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में। 5 जगह इसका क्षेत्रीय कार्यालय है और इसका मेन मुख्यालय दिल्ली में। मेन मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। पहले जो ये जोन बनाए गए थे तो ये भोपाल है, भोपाल बीच में, फिर भोपाल के पूर्व में है कोलकाता, भोपाल के पश्चिम में है पुणे, भोपाल के दक्षिण में है चेन्नई और भोपाल के उत्तर में है दिल्ली। गुवाहाटी अलग है। तो ये पहले 4 ही थे, अभी एक है गुवाहाटी 5, मतलब कि 5 ये याद रखिएगा। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। ये तो बार बार पढ़ोगे तो आपको 2-3 बार में ही याद हो जाएगा। अब इसका नोडल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय। अब दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वे हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वे हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा और वर्तमान में अभी बने हैं 2023 में प्रकाश श्रीवास्तव। इन्होंने किसका स्थान लिया है? A.K. गोयल का स्थान इन्होंने लिया है। और ये याद रखिएगा कि अभी तक चार अध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। कितने अध्यक्ष बनाए गए हैं इसमें? 4 अध्यक्ष इसमें बनाए गए हैं। तो पहले है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा और दूसरे थे स्वतंत्र सिंह, तीसरे थे A.K. गोयल और चौथे बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके बाद इन्होंने इसका पद ग्रहण किया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष का। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित होकर एनजीटी का गठन किया गया। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है इसमें पर्यावरण के बारे में बात कही गई, तो इसी के अनुच्छेद से प्रेरित होकर एनजीटी जो है इसका गठन किया गया है। इसे पर्यावरण अदालत भी कहा जाता है। अब पर्यावरण अदालत क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्यावरण अदालत इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निपटारा इसमें किया जाता है। इसीलिए
वो भी 6 माह के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर जल्द से जल्द पर्यावरण से संबंधित निपटारा इसमें किया जाता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण में, इसीलिए पर्यावरण अदालत भी इसे कहा जाता है। तो इससे फ़ायदे भी बहुत हुए हैं कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो रहती है तो उनमें बोझ कम हुआ है। जैसे कि ये पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं अब वहाँ नहीं जाते, तो जिससे वहाँ के मामले भी जल्दी सुलझ जाते हैं और यह पर्यावरण अदालत अलग होने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत पर्यावरण संबंधी न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला तीसरा देश बना है। तो पहला ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड था जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित अदालत थी, लेकिन अब तीसरा बन गया है कौन सा? अपना भारत। तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश बना है पर्यावरण संबंधी न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला। तो दोस्तों ये था हमारा सामान्य परिचय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आयोगों का। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बातें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।